अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मी डॉक्टर काशिफ। और आज का हमारा टॉपिक है कूलम्स लॉ, सेकेंड ईयर फिज़िक्स, फर्स्ट टॉपिक कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ एक लॉन्ग क्वेश्चन है और कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन जब हम अटेम्प्ट करते हैं तो उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, उसकी एक तरतीब होती है, उसको हम सामने रखते हैं। इसी वजह से इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हम एक या दो लाइंस के अंदर इंट्रोडक्शन बताएंगे साइंटिस्ट का, देन हम उसको डिफ़ाइन करेंगे, उसको डिराइव करेंगे, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म, देन उसके बाद उसकी वेक्टर फॉर्म और कुछ और पैरामीटर्स जिसका उस फोर्स पे इफेक्ट होता है उसको हम आखिर में बताएंगे। तो सबसे पहले हम कूलम्स लॉ और साइंटिस्ट के बारे में जो इंट्रो है वो यहाँ मैंने ग्रीन कलर में शो किया हुआ है, तो यहाँ से आपसे ऑब्जेक्टिव भी पूछी जा सकती है। द फर्स्ट मेजरमेंट ऑफ द फोर्स between electric charges was made in 1874 AD by Charles Coulomb, a French military engineer। 1874 ईस्वी में ये एक फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर था चार्ल्स कोलम, उसने ये ला दिया। उसकी कुछ ऑब्जर्वेशंस थी, उस ऑब्जर्वेशंस को आज हम लॉ के तौर पे पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो उसके लिए उसने दो पॉइंट चार्जेस लिए, उनके दरमियान जो डिस्टेंस रखा वो आर था, और उसने इस पूरे सेटअप को जो मीडियम यूज़ किया वो अभी फ्री स्पेस है, मींस नो मीडियम। और ये दोनों जो उसने चार्जेस लिए ये पॉइंट चार्जेस थे। तो पॉइंट चार्जेस को हम आगे भी अंडरस्टैंड करेंगे। अभी आप अपने माइंड में ये रखें कि इनका जो साइज़ है इनके दरमियान के डिस्टेंस के मुकाबले में ना होने के बराबर है, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो बहुत ही ज़्यादा वीक होगी या दूसरे चार्ज को इफेक्ट नहीं कर पाएगी जी। तो उसने दो पॉजिटिव चार्जेस लिए, उनके दरमियान डिस्टेंस आर रखा। अब सपोज कर लें कि हम Q1 की वैल्यू को 2 गुना कर देते हैं या 2 कूलम करते हैं, तो फोर्स जो है वो डबल हो जाएगी। और अगर हम Q2 की वैल्यू को 3 टाइम कर देते हैं तो फोर्स जो है वो 3 टाइम इंक्रीज कर जाएगी। और अब हम दोनों को एट अ टाइम Q1 और Q2 दोनों के वैल्यू को बढ़ा देते हैं तो फोर्स उतने गुना बढ़ जाएगी। तो इस ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर हम डिफाइन कर सकते हैं इक्वेशन को देख के, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। ये इसका एक हिस्सा हो गया। अब दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं, उसमें हम चार्जेस की मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेंगे, लेकिन उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। सपोज कर लें कि मैं इसका जो आर है, जो डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, इसको मैं डबल कर देता हूं तो जो फोर्स है वो 4 गुना कम हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप इकट्ठा करेंगे तो आपके पास कूलम्स लॉ की ये इक्वेशन सामने आ जाएगी, और इसी इक्वेशन को देख के आप ऊपर वाली लाइंस को डिफाइन भी कर सकते हैं। ये देखें, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of distance between them। तो यहाँ पे हम proportionality constant लेके आएंगे which is equal to K, it is also called Coulomb's constant। अब क्योंकि ये जो फोर्स है ये मीडियम डिपेंडेंट फोर्स है, तो जो K किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा ये आपने सेकेंड पॉइंट में बताना है, और ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, और यहां भी मैंने इसको ग्रीन कलर में शो किया हुआ है। इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मीडियम, ये मैं पहले बता चुका हूं क्योंकि ये मीडियम डिपेंडेंट फोर्स है। और दूसरी क्या चीज है, यूनिट्स F, Q and R आर मेजर्ड। सिस्टम आप कौन सा ले रहे हैं, अगर ऐसा ही सिस्टम होगा तो उसमें आपको पता है फोर्स हम न्यूटन में मेजर करते हैं, R को मीटर में मेजर करते हैं, और चार्ज को आप कूलम में मेजर करेंगे। तो यहां से अगर मैं K को अलग करूं, ये नजर आ रहा है कि ये इक्वेशन बन जाएगी F(r)² डिवाइडेड बाय Q1 Q2। तो K का जो यूनिट बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर। और अगर आप सीजीएस सिस्टम लेंगे तो इसको आप डाइन में करेंगे, इसको आप सेंटीमीटर में करेंगे, तो इसी तरह आपकी तमाम जो वैल्यूज हैं वो चेंज हो जाएंगी। तो इसके साथ इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ऐसा यूनिट में इसकी वैल्यू 9 10⁻⁹ आती है, तो वो वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। K एक और कांस्टेंट के इक्वल है जिसको हमने अंडरस्टैंड भी करना है। K इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी। एप्सिलॉन नॉट इज एन इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट नोन एज
permittivity of free space in SI units, its value is 8.85 10 raised per minus 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम K की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे जो वैल्यू ये लिखी हुई है, ये इसका जो यूनिट गिवन है बुक के अंदर, ये उल्टा लिखा गया, ये न्यूटन इनवर्स m-2 c का स्क्वायर आएगा। इसको भी हमने करेक्ट कर लेना है। K इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जैसे कि हम पहले ये बात कर चुके हैं कि K की वैल्यू SI यूनिट के अंदर क्या आती है, 9 10 रेज़ पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर c-2। ये यूनिट कैसे निकलता है वो मैंने आपको डिराइव करके दिखाया है। अब K की जगह हम उसकी दूसरी वैल्यू पुट करेंगे, विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। तो यहाँ पे एक और टर्म जिसको हमने अंडरस्टैंड करना है वो है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को हम दो तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक तो इसका आप नाम जैसे देख रहे हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो आप ऐसे कंसीडर कर लें कि हमारे पास एक चार्ज प्लस चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों को हमने एक 10 धागों के थ्रू इकट्ठा किया हुआ है। जब हम इसके अंदर मीडियम को चेंज करते हैं तो समझ लें कि उसमें से 3 या 4 धागे टूट गए हैं, तो मीडियम की वजह से जो फोर्स है वो कम हो जाती है। तो मीडियम कितनी इजाजत देता है कि ये फोर्स कायम रहे, इसको हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के थ्रू मेजर कर सकते हैं। ये फ्री स्पेस की बात हो रही है, जब मीडियम और आएगा तो उसके लिए हम रिलेटिव परमिटिविटी के टर्म यूज करेंगे। दूसरी बात कि इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, डिफरेंट वेज है। उसमें एक वैल्यू ये हम आगे क्वेश्चन भी देखेंगे, एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू सिग्मा ओवर ई। सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपके पास मीडियम फ्री स्पेस है तो सिग्मा ओवर ई की रेशो जब भी आप निकालेंगे तो वो 8.85 10 रेज़्ड पावर माइनस 12 निकलेगी। सिग्मा की वैल्यू बढ़ेगी तो साथ ई की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। और इसका जो यूनिट है, क्योंकि जो आपने K का यूनिट निकाला है उसी को आप उल्टा कर दें तो ये n-1 m-2 c का स्क्वायर। तो ये बुक के अंदर भी आप देख लीजिएगा, अगर यहाँ पे ये गलत फॉर्म में लिखा गया तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, n-1 m-2 c का स्क्वायर। ये हम आगे डिटेल के साथ सरफेस चार्ज डेंसिटी को भी डिफाइन करेंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ इतना समझ लें कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब है कि हमारे पास चार्जेस जो हैं वो एक सरफेस पे मौजूद हैं और हमारे पास उस सरफेस का जो एरिया है वो A है और जो चार्ज नेट चार्ज है वो Q है। तो Q ओवर A की जो रेशो है वो हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। इस तरह हम एप्सिलॉन नॉट को भी यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या किया है कि हमने लॉ को डिफाइन किया, उसके साथ K के पैरामीटर्स बताए, K की इक्वेशन बताई, K की वैल्यू बताई और साथ एप्सिलॉन नॉट जो है उसकी वैल्यू और उसका यूनिट बताया और साथ उसको अंडरस्टैंड भी किया। तो ये आपका ये वाला काम जो है ये एक्स्ट्रा है, इसको आप जब आप लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको ये पता हो कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कैसे निकलती है। जी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसका जो तीसरा पॉइंट कूलम्स लॉ का वो है कूलम्स फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि आप कूलम फोर्स इन वेक्टर फॉर्म में बताएं। जी तो इसको वेक्टर फॉर्म में बताने के लिए हमने ये देखें वही पहले वाला चार्ज Q1 एंड Q2, यहाँ पे नजर आ रहा है कि Q1 जो है वो Q2 पे फोर्स लगा रहा है और Q2 जो है वो Q1 पे फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पे एक और बात आपने जो अपने माइंड में बिठानी है वो ये है कि इट इज़ अ म्यूचुअल फोर्स। इसका मतलब है जितनी Q1 Q2 पे लगा रहा है उतना ही Q2 Q1 पे लगा रहा है। अगर यहाँ पे आप यूनिट लेंथ ले लें और यहाँ पे आपने इसको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में बताया हुआ है, तो यहाँ पे आपने ये याद रखना है F21 कौन सी फोर्स है और F12 कौन सी फोर्स है, और ये वेक्टर फॉर्म में गिवन है। तो इसलिए आपने इसको बोल्ड फॉर्म में नहीं लिखना बल्कि इस फॉर्मेट में लिखना है, इसके ऊपर आपने एरो भी शो करना है। और इक्वल की एक साइड पे अगर वेक्टर है तो इक्वल की दूसरी साइड पे भी आपने वेक्टर शो करना है। इट मीन्स ये अगर वेक्टर है जैसे यहाँ पे गिवन है तो इस साइड पे आप वेक्टर कैसे पूरा करेंगे, ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन, तो दोनों चीजें वेक्टर की पूरी हो गई। ठीक है, अब F21 ये कौन सी फोर्स होगी, ये वो फोर्स होगी जो 2 पे कौन लगा रहा है, चार्ज 1।
Q2 पे वो फोर्स जो Q1 लगा रहा है उसको आप F21 का नाम देंगे। समटाइम स्टूडेंट्स इसको उल्टा लिख देते हैं, तो इसलिए इसको आप दोबारा अंडरस्टैंड कर लें। F21 फोर्स ऑन चार्ज 2 बाय चार्ज 1। इसी तरीके से F12 क्या बनेगा? फोर्स ऑन चार्ज 1 बाय चार्ज 2। अब आप ये देखें कि F21 और F12 दोनों की जो इक्वेशन है, अगर आप इसको सिंपली सॉल्व करें, यहां से कंपेयर भी कर लें, तो यहां से ये नजर आ रहा है क्योंकि R21 और R12 इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो F21 यानी F वेक्टर 21 इक्वल टू माइनस F वेक्टर 1 2। इसका मतलब है दोनों फोर्सेज जो हैं वो डिपेंड किस पे कर रही हैं? प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक म्यूचुअल फोर्स है, जितना Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा उतना ही Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा। तो यहां से इक्वेशन भी नजर आ रही है, F वेक्टर 21 इक्वल टू माइनस F वेक्टर 1 2। दिस इज कूलम फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। तो ये आपको साथ आपने डायग्राम भी बनानी है और साथ आपने इक्वेशन को भी बेटर वे से बताना है। ये ना हो कि इस साइड पे आप ये वेक्टर है इक्वल के इस साइड पे, तो इस साइड पे भी आपने यही उसकी चीजें पूरी करनी है। यहाँ पे आप पहले पढ़ चुके हैं कि ये मैग्नीट्यूड है फोर्स की और साथ ये यूनिट वेक्टर है डायरेक्शन के लिए, तो ये दोनों चीजें वेक्टर की पूरी हो गई। आखिरी चीज, इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कूलम फोर्स। अब हमने जो पहले केस लिया था उसमें दो चार्जेस लिए और उन दोनों चार्जेस को हमने किसके अंदर रखा? फ्री स्पेस के अंदर। सपोज कर लें कि हम फ्री स्पेस की बजाय मीडियम चेंज कर लेते हैं, उसके अंदर हम वाटर ले आते हैं, कोई और मीडियम रखते हैं, तो यहां से जो इक्वेशन नजर आ रही है उसमें ER इज द रिलेटिव परमिटिविटी। और यहां भी मैंने ये पॉइंट, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा कि अगर आप कोई और मीडियम लेके आते हैं तो उसकी वजह से जो फोर्स है वो डिक्रीज हो जाती है। वो कितनी डिक्रीज होगी? उसके लिए हमें ER को अंडरस्टैंड करना होगा। दोबारा सुन लें, अगर हम मीडियम फ्री स्पेस के अलावा कोई और मीडियम लेके आते हैं तो फोर्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगी जी। अब ये हम बात कर रहे थे ER रिलेटिव परमिटिविटी, इसको हम कैसे मेजर करते हैं? तो हम मेजर करेंगे परमिटिविटी इन मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। इन दोनों की जो रेशो होगी वो हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी होगी। रिलेटिव परमिटिविटी को अंडरस्टैंड करना भी आसान है। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स कितने गुना कम हो जाएगी। ER की वैल्यू हमें क्या बताती है कि फोर्स कितने गुना कम हो जाएगी। यहां से नजर आ रहा है कि अगर हम सपोज कर लें मीडियम जर्मीनियम रखते हैं तो फोर्स ER जो है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 16 टाइम्स। तो इस वजह से भी आप इसको मेजर कर सकते हैं कि 16 टाइम्स जो फोर्स कम हो जाएगी। तो ये टेबल भी आपने याद रखनी है, जहां पे ये भी नजर आ रहा है कि वैक्यूम की वैल्यू 1 है कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू जो है वो 78.5 है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी वैल्यूज हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी की हैं वो ग्रेटर देन 1 है और ये नीचे गिवन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ER की वैल्यू बढ़ती है